Hello students, welcome back again to this amazing channel 80 Studies. My name is Aditya और आज हम लाए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2। इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन को क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। हमने इस लेक्चर में सेल साइकिल के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि सेल साइकिल कितना कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है और इसके अंदर जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो एक ह्यूमन यूकेरियोटिक सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड करता है और ईस्ट 90 मिनट्स में डिवाइड करता है। हमने देखा था कि सेल डिवीजन के दो फेजेस होते हैं, सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एम फेज और इंटरफेज। एम फेज 5% का होता है और इंटरफेस मोर देन 95% का होता है। फिर हमने बात करी थी इंटरफेस के तीन पार्ट होते हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी G1, S एंड G2 फेज। एंड फिर हमने एम फेज के बारे में बात करी थी और इसके चार फेजेस के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेस के जो तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एम फेज के जो चार डिफरेंट क्लासिफिकेशंस करे गए हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन की तरफ फोकस करा दूं जो कि एम फेज के टॉपिक में दे रखी थी, दैट कि जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके बीच में काफ़ी क्लियर कट लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है। राइट, क्लियर कट लाइंस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। जब भी कोई स्टेज चेंज होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये अभी चेंजिंग स्टेज है, इसका लेट है और इसका अर्ली है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फेज के साथ ऑफ द एम फेज विच इज प्रोफेज। मैं आपको बता दूं कि हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं और मियोसिस इसके बाद होगा। राइट, सो स्टार्टिंग आवर लेक्चर। बेसिकली प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज हमारा पहले एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, उसके बाद प्रोफेज आता है। राइट, अब इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ही बढ़ जाते हैं। एस और G2 फेज के अंदर जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते लेकिन इंटरवाइंड होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि डीएनए आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है तो वो अनवाइंड होता है। राइट, अनवाइंड होता है यानी आपके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग नहीं होंगे, बस उसका जो गुच्छा है वो छूटना शुरू हो जाएगा। प्रोफेस कैसे पता चला कि प्रोफेस स्टार्ट हो गया है? जो आपके क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम क्यों कंडेंस होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होने का एक ही रीज़न होता है ताकि जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो क्रोमोसोम के अंदर किसी भी तरीके की टीयरिंग और ब्रेकिंग ना हो, जिससे आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योर हो, इसलिए ये कंडेंस कर जाता है। राइट, जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो अनटैंगल्ड हो जाता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अनवाइंड हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान ऑफ द क्रोमैटिन कंडेंस। जब वो कंडेंस हो रहा होता है तो धीरे धीरे अनटैंगल्ड होता है और वो कंडेंस होता रहता है। सेंट्रियोल जैसे कि हमने बात करी थी एनिमल सेल के अंदर होता है, जो डुप्लीकेट हो रहा होता है अब वो स्टार्ट कर देता है। आपको ये वर्ड पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देता है। और प्रोफेज जब खत्म होता है तो क्या क्या सिम्टम्स उसके दिखते हैं हमारे पास? ये एक अर्ली प्रोफेज के सिम्टम्स थे। अब हम बात करेंगे प्रोफेज खत्म होते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। ये सिम्टम है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम मटेरियल है वो कम्प्लीटली कम्पैक्ट हो जाता है और माइटोटिक क्रोमोसोम बना देता है। माइटोटिक क्रोमोसोम यानी वो क्रोमोसोम जो कि अंडर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जा सकता है। यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, मैं आपको बता दूं। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। राइट, देखा होगा अपनी बुक्स में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है और ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। हमारे पास इसमें दो क्रोमैटिड होता है, आप देख सकते हैं ये पूरा एक क्रोमैटिड है और ये पूरा एक क्रोमैटिड है। ये दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, इसलिए इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और अगर मैं कोई और ऐसा ही क्रोमोसोम इसके पास ले आऊं, आप समझ रहे हैं क्रोमोसोम है, और मैं इसके क्रोमैटिड को इसके क्रोमैटिड के साथ कंपेयर करूं, ये वाला क्रोमैटिड राइट इस वाले से करूं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। राइट, तो ये एक दूसरे से क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। ये पार्ट को सेंट्रोमियर कहा जाता है और इसके ऊपर एक डिस्क शेप्ड हमारे पास प्लेट होती है जो कि प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर की। राइट, अब इसकी एडवांटेज भी हम देखेंगे कि काइनेटोकोर की क्या एडवांटेज होती है। राइट, आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो हमारे पास सेंट्रियोल्स गए थे, आपको याद होगा, जो सेंट्रियोल्स हमारे पास अपोजिट पोल पे चलना शुरू कर दिए थे, हमारे पास जो सेंट्रियोल्स थे
वो सेंट्रियोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिन्हें माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, जो कि एक प्रोटीनिशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म के होते हैं, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट। इसमें मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रियोल हैं जो कि दो पेयर में अपोजिट पोल्स में पहुंचे हैं, और यहाँ पर ये जो है माइटोटिक स्पिंडल है, इट इज माइटोटिक स्पिंडल MS। ओके, अगर मैं बात करूं कि आगे क्या दे रखा है, तो बेसिकली जब सेल प्रोफेज के एंड में पहुंच जाता है तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनली है लाइक गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब गायब हो जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिली प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिली हमको याद करने के लिए, ये ऑब्जर्वेशन मिली कि इसके अंदर जब अर्ली फेज आती है, जब इसके अंदर बेसिकली जो DNA होता है वो अनटैंगल्ड होने लगता है, फिर उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है कि वो माइटोटिक स्पिंडल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास स्पिंडल्स जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, और अपोजिट पोल्स में जा ही रहे होते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं होते हैं, राइट। और माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, और जो अलग अलग सेल ऑर्गेनली हैं ये सब भी गायब हो जाते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेटाफेज। साथ ही में यहाँ पे NCERT में एक डायग्राम दे रखा है जो प्रोफेज में बताया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो DNA है, जिसे हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, ये अनटैंगल्ड हो रहा है। आप देखेंगे अनटैंगल्ड हो रहा है, यहाँ पर कंडेंसेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ओके, मेटाफेज की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली गायब हो जाता है, तो इसको हमें पता चलता है कि मेटाफेज से है, ठीक है। ये हमें पता चलता है कि मेटाफेज की स्टार्टिंग हो गई है। आपको एक डाउट आ रहा होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप तो यहाँ पर भी गायब होना लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको फिर से वो लाइन पे ले जाता हूँ कि देयर इज नॉट वेरी क्लियर कट डिस्टिंग्विश, क्लियर कट डिफरेंस बहुत ही अच्छे से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि जब हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने लग जाए तो हम कहेंगे कि मेटाफेज की स्टार्टिंग हो गई है। इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम 100% कंडेंस हो जाते हैं, मैक्सिमली कंडेंस इसी फेज में रहते हैं। इतने कंडेंस हो जाते हैं कि यही सबसे सुटेबल फेज है क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने की, इनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने की। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर स्मॉल डिस्क शेप्ड प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर जो कि हमारे पास सेंट्रियोल से निकलते हैं, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर्स जाके इन्हीं सेंट्रोमियर से जाके क्या करते हैं, अटैच करते हैं। बेसिकली ये काइनेटोकोर्स आर द साइट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच कर रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर एनवेलप देखिए यहाँ पर पूरा गायब हो गया है। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे गायब हो रहा है, और जब पूरा गायब हो जाता है तो सेंट्रियोल से माइटोटिक स्पिंडल निकलते हैं जो कि इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ओके, इसको जब भी अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, राइट, सेल टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू अ पोजीशन। फिर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर ऑफ द सेल में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ बढ़ते हैं वो एक इक्वेटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। आपने देखा होगा इक्वेटर सी, ये एक इक्वेटर है, ठीक है, जो कि सेल के सेंटर की तरफ आ गए हैं। ये एक तरीके का इक्वेटर, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है वैसे इधर भी इन्होंने इक्वेटर कहा है इसे, इसलिए इन्होंने कहा है कि वो इक्वेटर फॉर्म कर लेते हैं विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड विद its kinetochore to the spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by the kinetochore to the spindle fibers from its another pole। यानी इसका एक स्पिंडल जो होता है, एक जो इसका क्रोमैटिड होता है वो एक सेंट्रियोल से अटैच है जो कि एक पोल का है, और दूसरे पोल का सेंट्रियोल जो है वो दूसरे क्रोमैटिड से अटैच होता है, राइट। और अटैचमेंट कहाँ होती है, काइनेटोकोर विच इज दैट साइट फॉर द अटैचमेंट। और इसी चीज को मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर में आ गए, इसको मेटाफेजिक इक्वेटर भी कहा जाता है या फिर मेटाफेज प्लेट भी से कहते हैं। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along with the मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स, ठीक है, वो अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज प्लेट की फॉर्म में, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। तो बेसिकली यहाँ तक हमने बात करी, हमने कहा कि प्रोफेज के अंदर कैसे हमारे पास ऑर्गेनली गायब होंगे, हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा वो अनटैंगल्ड शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन जब स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे प्रोफेज होते हुए कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और फिर
कंप्लीट कंडेंसेशन किसमें हमको मिलती है, मेटाफेज के अंदर मिलती है। न्यूक्लियर एनवेलप हमारे पास गायब हो जाता है, मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। और हमने काइनेटोकोर, सेंट्रियोल और माइटोटिक स्पिंडल के बारे में भी देखा। अब हम बढ़ते हैं एनाफेज के बारे में। जब हमारे पास मेटाफेज कन्वर्ट हो रहा होता है एनाफेज में, यहाँ मेटाफेज मेटाफेजिक प्लेट तक ही सीमित है, लिमिटेड है। जब एनाफेज की स्टार्टिंग होती है, हर एक क्रोमोसोम जो होता है मेटाफेज प्लेट का, वो स्प्लिट कर जाता है। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक वाला वर्ड है, स्प्लिट कर जाता है एनाफेज के अंदर। और जो दो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं, मैंने आपको सिस्टर क्रोमैटिड बताया था, राइट, सिस्टर क्रोमैटिड मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक दूसरे से जब सेपरेट हो जाएगा, राइट, एक इस पोल में चल जाएगा, एक इस पोल पे चला जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब स्पिंडल, क्योंकि हमारे पास ये स्पिंडल अटैच है, ये माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींचता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये अलग हो जाते हैं, और जब अलग हो जाएंगे तब इनको हम डॉटर क्रोमैटिड्स कहने लगेंगे, ठीक है। नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम्स द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल। और ये लोग धीरे धीरे अपने अपने पोल में, अपोजिट पोल में माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ खिंचती है तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला जो इसके जो क्रोमैटिड है वो कुछ ऐसे हो गए होंगे, राइट, और यहाँ का जो क्रोमैटिड है, दूसरा डॉटर क्रोमैटिड, वो कुछ ऐसे हो गया हो। आप समझ रहे हैं, जब ये जा रहा होगा, इस तरफ से फोर्स होगी, तो इसके जो आर्म्स होंगे वो इस तरफ हो गए होंगे, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनता है और ये इसका स्पिंडल इसे ले जा रहा है, राइट। ये माइटोटिक स्पिंडल जो इसे खींच रहा है, ठीक है। इसके आर्म्स कैसे लटक रहे हैं और हेड इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है। हम देखते हैं जो सेंट्रोमियर होता है टुवर्ड्स द पोल होता है, हेंस लीडिंग द एज। जो आर्म्स होते हैं वो ट्रेलिंग बिहाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 10 जो एनाफेज स्टेज होती है इस कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स, ठीक है। जहाँ पर सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट कर जाते हैं। कौन से क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कर जाते हैं। क्रोमैटिड जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। तो हमने पढ़ लिया एनाफेज के बारे में। एनाफेज के अंदर सिंपली हमारे पास स्प्लिट था, जो कि एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक वाला वर्ड था, और स्प्लिट से हमने बता दिया कि इसके अंदर ऐसा सा कुछ बनेगा डायग्राम, जिसमें हमारे पास आर्म्स जो होंगे वो ट्रेलिंग बिहाइंड कर रहे होंगे, और जो इसका पोल होगा वो टुवर्ड्स द लीडिंग एज होगा। और इसके चेंजेस जो हैं ये भी हमने पढ़ लिए। फाइनली मूविंग ऑन टू द टीलोफेज। टीलोफेज बेसिकली क्या होता है, जब बिगिनिंग होती है फाइनल स्टेज की, फाइनल स्टेज की जो बिगिनिंग होती है। अब हमें देखो, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो फेजेस होती हैं इनमें ऐसा कोई क्लियर कट लाइनिंग नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास मेटाफिजिक प्लेट बन गई, हमने समझा कि मेटाफेज खत्म हो गया। हमारे पास जब स्प्लिटिंग चालू हो गई, हमने समझा कि हमारे पास एनाफेज स्टार्ट हो गया है। हमने देखा कि न्यूक्लियर एनवलप जब गायब हो गया तो मेटाफेज स्टार्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं प्रोफेज जो है अब खत्म होने वाली है। अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। जब हमारे पास ये सारे अपने अपने एंड पे जाना शुरू कर देते हैं, तब टीलोफेज की स्टार्टिंग हो जाती है। बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं अब वो पहुंच चुके हैं अपने पोल्स पे, और अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हैं। इसका मतलब डीकंडेंस कर रहे हैं, यानी पहले वो कंडेंस होते हैं, एकदम पूरा कंडेंस बढ़ जाते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। अब उसकी डेंसिटी धीरे धीरे लूज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो इंडिविजुअल है क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो डिकंडेंस हो गए हैं, उनकी डेंसिटी कम होगी तो दिखाई नहीं देंगे। और जो क्रोमैटिन मटेरियल है टेंड्स टू कलेक्ट इन द मास इन द टू पोल्स। और जो क्रोमैटिन मटेरियल है धीरे धीरे वो दोनों पोल्स की तरफ कलेक्ट होना शुरू कर देगा। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो धीरे धीरे शुरू कर देगा। क्रोमैटिन मटेरियल डिवीजन में हेल्प करता है, मैं आपको बता दूं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो की इवेंट्स हमारे पास दे रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमोसोम होता है एट द अपोजिट स्पिंडल poles and their identity is loose as a discrete element, राइट, उसकी आइडेंटिटी लूज आती है। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से असेंबल कर जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, और न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडीज ईआर जो है वो रिफॉर्म हो जाते हैं, जो कि हमारे पास प्रोफेज के अंदर गायब हो गए थे। यानी प्रोफेज का एकदम अपोजिट फेस होता है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, सेल ऑर्गेनलीज आ जाते हैं, हमारे पास वापस से क्रोमोसोम डिकंडेंस कर जाता है। यानी प्रोफेज का एकदम अपोजिट फेस ये पाया जाता है। सो यहाँ पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, जिसके अंदर हमने माइटोसिस के पूरे 4 फेजेस के बारे में अंडरस्टैंड करा, एम फेज के बारे में,
इसको आप प्रॉपर्ली पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं, इन चारों फेजेस के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये सबसे ज़्यादा याद करने वाली होती हैं। इसको मैंने सिंपली आपको बता दिया है और सारे डायग्राम से मैंने आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करा दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो वापस से आके न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से डेवलप कर गई है। दिस इज अ न्यूक्लियर एनवेलप, राइट। ये वापस से डेवलप कर गई है और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वापस से अंदर भर गया है और जितने भी क्रोमोसोम है वो डिकंडेंस कर गए, राइट। सो साइटोकाइनेसिस से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अगर आपको लेक्चर पसंद आए और मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करने के बाद। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड बी हेल्दी।